हेलो फ्रेंड, वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। हम अपना फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 5 पढ़ रहे थे। लेक्चर का नाम था एंटी हाइपरटेंसिव। आज हम उसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। हमने एंटी हाइपरटेंसिव के पार्ट 1 वीडियो के अंदर हाइपरटेंशन का इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद पार्ट 2 के अंदर हमने ड्रग का क्लासिफिकेशन देखा था। उसमें से सबसे पहले हमने डायूरेटिक के बारे में अच्छे से पढ़ा था, बीटा ब्लॉकर के बारे में अच्छे से पढ़ा था, एसी ही इनहिबिटर के बारे में अच्छा पढ़ा था। आज हम एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के बारे में पढ़ेंगे, अल्फा ब्लॉकर के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद इनहिबिटिंग सेंट्रल सिंपैथेटिक आउटफ्लो, इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट से। इसके अंदर ड्रग आती है कैंडिसार्टन, इर्बिसार्टन, लोसार्टन, टेल्मिसार्टन। जितनी भी सार्टन टाइप की ड्रग है सारी एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के अंदर आती है। अब हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनता है, फिर वो एंजियोटेंसिन 2 बॉडी के अलग अलग साइड पे जाके अपना एक्शन देता है रिसेप्टर के थ्रू। उस रिसेप्टर का नाम था AT1 रिसेप्टर। तो ये जो ड्रग है ये क्या करेगी, AT1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, जिससे क्या होगा, एंजियोटेंसिन 2 है वो अपना एक्शन नहीं दे पाएगा। तो एंजियोटेंसिन 2 का क्या क्या रोल था वो हम दोबारा देखते हैं। इस डायग्राम के अंदर देखो आप, ये है एंजियोटेंसिन 2, ये अपने AT1 रिसेप्टर पे बाइंड होता है। तो AT रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है, किडनी के अंदर एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन करता है। जब हम ये ड्रग देंगे एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, तो सबसे पहले तो एल्डोस्टेरोन नहीं बढ़ेगा, इसके बाद ADH का सिक्रेशन नहीं होगा, ये जो आर्टियल वेसो कॉन्स्ट्रक्शन हो रहा है ये नहीं हो पाएगा, तो वेसो डायलेशन हो जाएगा, और सिंपैथेटिक आउटफ्लो भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये सब एक्शन सारे रुक जाएंगे अगर हम AT1 ब्लॉक कर देंगे। अब हम एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के साइड इफेक्ट देखेंगे। तो पहला साइड इफेक्ट है हाइपोटेंशन, इसके बाद हाइपर कैलीमिया करेगा और ये रीनल फेलियर करेगा। तो मैंने आपको AC इनहिबिटर बताया था, वो भी क्या करता है, वो भी ये हाइपर कैलीमिया करता है और ये रीनल फेलियर भी करता है। AC इनहिबिटर भी रीनल फेलियर करता है। तो आप याद रखना, कभी भी इन दोनों ड्रग को एक साथ प्रिस्क्राइब नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, दोनों मिलके रीनल फेलियर कर लेगी। या फिर ये भी आ सकता है अदर जो रीनल फेलियर ड्रग है, जो साइड इफेक्ट है जिन ड्रग का, उनके साथ भी इनको प्रिस्क्राइब नहीं किया जाएगा। जैसे कि एनासिड ड्रग है या फिर और भी जो बहुत सारी ड्रग है जो रीनल फेलियर करती है, उनके साथ इन दोनों को प्रिस्क्राइब नहीं किया जाएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था AC इनहिबिटर का एक साइड इफेक्ट रहता है जिसका नाम होता है ड्राई कफ। क्योंकि वो ब्रेडिकाइनिन का लेवल बढ़ जाता है तो इस वजह से ड्राई कफ हो जाता है। तो एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, इसका साइड इफेक्ट ये नहीं रहता, या रहता भी है तो ड्राई कफ लेस रहता है, वैसे तो रहता ही नहीं है। तो क्वेश्चन आ सकता है, जो ओल्ड पेशेंट है, जिनकी एज ओल्ड पेशेंट नहीं, ओल्ड एज वाले पेशेंट, तो उनके लिए कौन सी ड्रग सूटेबल रहेगी, तो एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर ही सूटेबल रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि ये ड्राई कफ नहीं करती। नेक्स्ट जो क्लास है उसका नाम है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो आप एक चीज़ याद रखना, जो कैल्शियम आयन है ये हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ये किसी भी सेल के अंदर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। स्मूथ मसल हो या स्केलेटल मसल हो, किसी के अंदर भी ये कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो अब ये जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तो ये क्या करेगी, जो कैल्शियम जो सेल के अंदर आता है जिस चैनल के थ्रू, उसको क्या करेगी, ये ब्लॉक कर लेगी। तो अब ये कैल्शियम है ना, ये सेल के अंदर आ नहीं पाएगा। जब कैल्शियम सेल के अंदर नहीं आ पाएगा तो सेल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो इसमें एग्जांपल हम जैसे हार्ट की सेल का ले सकते हैं। तो हार्ट के सेल के अंदर कैल्शियम एक तो बाहर से भी आता है, दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उससे भी ER बोलते हैं, उससे भी कैल्शियम आता है। जब हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे तो कैल्शियम सेल के अंदर नहीं आ पाएगा, एक्यूमुलेशन नहीं होगा कैल्शियम का, जिससे क्या होगा, सेल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, सेल क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। तो हार्ट की सेल जब रिलैक्स होगी तो क्या होगी, हार्ट रेट कम हो जाएगी, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी, कंडक्शन भी कम हो जाएगा, और वस्कुलर स्मूथ मसल क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। तो इसीलिए हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं। जब हार्ट रेट कम हो जाएगी तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, जैसे कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हम ड्रग के बारे में पढ़ेंगे अब हम ड्रग के बारे में देखेंगे कौन कौन सी ड्रग आती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर। तो ये 3 सब क्लास है। तो फर्स्ट है डाईहाइड्रोपायरिडीन, उसके अंदर ड्रग आती है निफेडिन आती है, एमेलोडिपिन आती है, फेलोडिपिन आती है, नीमोडिपिन आती है। इसके बाद जो सेकंड क्लास है वो है फिनाइल एल्काइल अमाइन, उसमें वेरापामिल आती है। इसके बाद लास्ट जो क्लास है उसका नाम है बेंजोथायाएजिपिन, तो इसके अंदर डिल्टियाजेम आती है। कई बार एग्जाम में सीधा इस क्लास के ऊपर ही क्वेश्चन आ जाता है, डाईहाइड्रोपायरिडीन डेरिवेटिव।
तो आपको याद रहना चाहिए। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं फिनाइल एल्काइल अमाइन डेरिवेटिव तो वेरापामिल है, बेंजोथायाजीपिन डेरिवेटिव डिल्टियाजेम है। तो आपको सीधा क्लास का नाम भी याद होना चाहिए और उसके अंदर कौन सी ड्रग आती है वो भी याद होनी चाहिए। वैसे मैं सबसे लास्ट जो वीडियो बनाऊंगा हाइपरटेंशन का, उसमें मैं इन सभी इंपॉर्टेंट ड्रग के स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताऊँगा। तब मैं आपको अच्छे से बताऊँगा कि रिंग के अंदर कौन कौन से ग्रुप जुड़े रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अल्फ़ा ब्लॉकर्स के बारे में। अल्फ़ा ब्लॉकर्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अल्फ़ा रिसेप्टर कहाँ पे लोकेटेड रहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ब्लड वेसल के अंदर स्मूथ मसल रहती है, इसी स्मूथ मसल के ऊपर अल्फ़ा रिसेप्टर लोकेटेड रहते हैं। अभी जो अल्फ़ा रिसेप्टर होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है अल्फ़ा 1 रिसेप्टर, दूसरा होता है अल्फ़ा 2 रिसेप्टर। अभी अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो ये जो दिख रहा है ये है अल्फ़ा 2 रिसेप्टर और ये जो दिख रहा है ये अल्फ़ा 1 रिसेप्टर। तो ये क्या है, ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है। ये दोनों के बीच में, ये दोनों एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा रहता है, उसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेव बोलते हैं। तो जो अल्फ़ा 2 रिसेप्टर है वो साइनेप्टिक क्लेव के प्री वाले पोर्शन में पाया जाता है और जो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर है वो पोस्ट न्यूरॉन पे पाया जाता है। इतना ही याद रखना है कि जो अल्फ़ा 2 रिसेप्टर है वो प्री साइनेप्टिक क्लेव में पाया जाता है, जो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर है वो पोस्ट साइनेप्टिक क्लेव में पाया जाता है। अब इनका क्या एक्शन रहता है वो मैं बताता हूँ कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है नॉन एड्रेनलिन या नॉन एपिनेफ्रिन, ये क्या करते हैं, ये जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं तो जैसे ही साइनेप्टिक क्लेव के अंदर रिलीज होंगे तो ये अल्फ़ा 1 रिसेप्टर पर बाइंड होगा। और जैसे अल्फ़ा 1 रिसेप्टर बाइंड होगा तो जो अपनी ब्लड वेसल है उसके अंदर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। जब ब्लड वेसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो अपना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो हमें अल्फ़ा 1 रिसेप्टर के एक्शन को रोकना है, तो इसीलिए हम क्या देंगे, अल्फ़ा 1 ब्लॉकर देंगे। अब देखो ये अल्फ़ा 2 रिसेप्टर है, अगर इसमें जैसे उल्टा सिस्टम होता है। अगर हम इसका एगोनिस्ट देंगे, जैसे हमने इसका एगोनिस्ट दिया तो इसने एगोनिस्ट ने क्या किया, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज हो रहे हैं ना, इसको इन्होंने क्या कर लिया, रोक दिया। तो जैसे जो ये न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज रुक गया तो ये अपना एक्शन यहाँ पे नहीं दे पाएंगे। तो याद रखना, हम हाइपरटेंशन के अंदर अल्फ़ा 1 ब्लॉकर देते हैं और अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट देते हैं जो अल्फ़ा 2 को स्टिमुलेट करेंगे। जो अल्फ़ा 2 अगर स्टिमुलेट हुआ तो ये न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज नहीं होगा। तो एक कॉन्सेप्ट आप याद रखना, जो रिसेप्टर है जो प्री साइनेप्टिक क्लेव में पाए जाते हैं उनको अगर हम स्टिमुलेट करेंगे तो वो क्या करेंगे, उस न्यूरोट्रांसमीटर जो उस न्यूरॉन के अंदर है उनके रिलीज को रोक देंगे। तो इसीलिए हम हाइपरटेंशन के अंदर अल्फ़ा 1 ब्लॉकर देते हैं और अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट देते हैं। तो अल्फ़ा 1 ब्लॉकर के अंदर कौन कौन सी ड्रग आती है, वो आती है पैराजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन, एल्फुजोसिन। और हम अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट देते हैं जिसमें ड्रग आती है क्लोनिडिन। तो ये एगोनिस्ट याद रखना, ब्लॉकर नहीं है। और इसके बाद नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 ब्लॉकर देते हैं। तो इसके अंदर नॉन सेलेक्टिव मतलब इन दोनों को ही ब्लॉक करेगी। तो इसको तो हमें ब्लॉक करना नहीं, हमें तो बस इसी को ही ब्लॉक करना है। तो इसके अंदर जो ड्रग आती है वो आती है फिनोऑक्सीबेंजामाइन, दूसरी है फेंटोलामाइन। तो ये आपको याद रखना है। अब हम अल्फ़ा 1 ब्लॉकर के साइड इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। जो पहला जो साइड इफ़ेक्ट है वो है पोस्चुरल हाइपोटेंशन। तो पोस्चुरल हाइपोटेंशन को बोलते हैं जैसे कि कोई हम काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं, बैठने के बाद एकदम से खड़े रहते हैं तो आंखों के आगे एकदम अंधेरा आ जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, उसी को बोलते हैं पोस्चुरल हाइपोटेंशन। दूसरा साइड इफेक्ट है डिजीनेस, चक्कर आ जाना। तीसरा है नेजल डिकंजेस्टेंट। और जो चौथा साइड इफेक्ट है इम्पेयर सेक्सुअल फंक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पहला आला, ये दोनों इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है, यही आपको याद रखना है अल्फ़ा ब्लॉकर के केस में। इसके बाद मैंने कुछ नीचे यहाँ चीज़ें लिखी है जैसे कि फिनोऑक्सीबेंजामाइन जो नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर है, यूज इन हाइपरटेंसिव क्राइसिस इन फिनोक्रोम साइटोक्रोमा। तो ये क्या होता है, जब हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाती है, जब ब्लड प्रेशर 180 से भी ज़्यादा हो जाता है, और फिनोक्रोम साइटोमा क्या होता है, जो अपनी ये किडनी के ऊपर, ये किडनी है, इसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड रहती है। इस ग्लैंड से क्या निकलते हैं, नॉन एड्रिनलिन और एड्रिनलिन न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं। तो होता क्या है, इस ग्लैंड के ऊपर ट्यूमर हो जाती है। अब ये जैसे ट्यूमर हो गई तो ट्यूमर क्या हुआ, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाना सेल का। तो सपोज करो एड्रिनल ग्लैंड के अंदर जो भी सेल थी उनकी ग्रोथ बढ़ गई। अब जैसे ग्रोथ बढ़ेगी तो नॉन एड्रिनलिन और एड्रिनलिन का रिलीज़ बढ़ जाएगा। जब इन दोनों का रिलीज़ ज़्यादा बढ़ेगा तो ये दोनों क्या करेगी, हार्ट पे और ब्लड वेसल पे कॉन्ट्रैक्शन करेगी और हार्ट पे कार्डिक आउटपुट बढ़ा देगी, जिससे ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है। ये बहुत इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है। उस केस में हम कौन सी ड्रग देते हैं वो आपको याद रखना है। तो देना फिनोऑक्सीबेंजामाइन, ये ड्रग दी जाती है फिनोक्रोम साइटोमा के अंदर। इसके बाद एक और ड्रग है जिसका नाम है लेबिटोलोल, वो बीटा ब्लॉकर के अंदर आती है, वो भी इसमें देते हैं।
नीचे मैंने कुछ और लाइन लिखी है जिसमें मैंने लिखा है कि जो फेंटोलामाइन है वो ड्रग ऑफ चॉइस है क्लोनिडीन विड्रावल्स में और दूसरा है चीज रिएक्शन में। तो ये क्लोनिडीन विड्रावल क्या होता है, जैसे हमें पता है अल्फा 2 एगोनिस्ट क्लोनिडीन यूज की जाती है हाइपरटेंशन के अंदर। जब इंसान हाइपरटेंशन में वो लेता है क्लोनिडीन तब तक तो हाइपरटेंशन कंट्रोल में आ जाता है, पर एकदम से अगर वो उसने क्लोनिडीन लेना छोड़ दी तो क्या होगा, उसमें एकदम से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो उसी को बोलते हैं क्लोनिडीन विड्रावल। तो उस केस में क्या होगा, जैसे क्लोनिडीन विड्रावल आ गया तो उसमें ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, उस केस में हम फेंटोलामाइन लेते हैं। तो ये आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद दूसरी यूज़ की जाती है चीज़ रिएक्शन के अंदर। तो चीज़ रिएक्शन क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, उसको थोड़ा पढ़ते हैं। अब हम चीज़ रिएक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो चीज़ रिएक्शन क्या होती है उसके बारे में जानेंगे इस डायग्राम के थ्रू। तो आपने देखा होगा टायरामाइन कंटेनिंग फूड के बारे में सुना होगा। तो जैसे चीज़ होता है, चीज़ के अंदर क्या होता है, टायरामाइन रहता है। इसी तरह ब्रेड है और बटर है, इन सब में क्या रहता है, टायरामाइन का लेवल ज़्यादा रहता है। जब हम ये फूड खाते हैं तो नॉर्मल केस में क्या होता है, ये टायरामाइन इस फूड के साथ अपने बॉडी में आता है और इसका मेटाबॉलिज्म एक एंजाइम के थ्रू होता है, जिस एंजाइम का नाम है माओ, मोनोअमाइन ऑक्सीजनेज। ये एंजाइम दो टाइप का होता है, माओ ए और माओ बी। अब दोनों के बारे में जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना याद रखना है कि माओ के थ्रू इस एक्स्ट्रा टायरामाइन का क्या होता है, मेटाबॉलिज्म हो जाता है। ये इंटेस्टाइन के अंदर भी होता है, लीवर के अंदर भी इसका मेटाबॉलिज्म होता है। तो नॉर्मल केस में ठीक है, पर अगर एक कोई ऐसा पेशेंट है जिसको है डिप्रेशन, और डिप्रेशन में आपको पता होगी एक ड्रग होती है माओ इनहिबिटर। माओ इनहिबिटर का मतलब ये हुआ कि वो ड्रग क्या करेगी, इस एंजाइम का इनहिबिशन करेगी। अगर ये एंजाइम इनहिबिट हो गया है, फिर उस डिप्रेशन वाले पेशेंट ने क्या किया, टायरामाइन कंटेनिंग फूड खा लिया। जैसे उसने टायरामाइन कंटेनिंग फूड खाया तो अब टायरामाइन का लेवल बढ़ गया उसकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर। अब क्यों बढ़ गया, क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म करने वाला जो एंजाइम था वो ही नहीं रहा बॉडी के अंदर। जैसे ही इस टायरामाइन का लेवल उसकी बॉडी में बढ़ा तो ये टायरामाइन क्या करता है, ये न्यूरॉन में जाता है। जो ये न्यूरॉन है नॉन एड्रेनालिन वाला न्यूरॉन, सिंपैथेटिक सिस्टम वाला न्यूरॉन, इसमें जाएगा और ये क्या करेगा, इस वेसिकल को एक्टिवेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा, जिससे क्या होगा, ये वेसिकल से जो ये नॉन एड्रेनालिन है उसका रिलीज एकदम से बढ़ जाएगा। क्या हुआ कि ये टायरामाइन का लेवल बढ़ा, क्यों बढ़ा, क्योंकि इसको इनहिबिट करने वाला एंजाइम था वो नहीं है बॉडी के अंदर। इस एंजाइम को इनहिबिट कर लिया एक ड्रग ने, जिसको बोलते हैं माओ इनहिबिटर। वो ड्रग कौन लेता है, डिप्रेशन वाला पेशेंट रहता है। तो डिप्रेशन वाले पेशेंट के अंदर क्या होगा, उसने टायरामाइन फूड खाया, टायरामाइन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसने क्या किया, न्यूरॉन के अंदर नॉन एड्रेनालिन को स्टिमुलेट किया वेसिकल को, जिससे नॉन एड्रेनालिन बहुत सारा रिलीज हो गया। अब नॉन एड्रेनालिन क्या करेगा, ये अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा, अल्फा रिसेप्टर और किसका, बीटा रिसेप्टर। तो बीटा 1 में हार्ट के अंदर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जिससे कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा। और बीटा 1 आपको पता है किडनी के अंदर रहता है, रेनिन रिलीज होगा तो एंजियोटेंसिन साइकिल से फिर से वही एल्डोस्टेरोन बनेगा और अल्फा 1 रिसेप्टर के थ्रू ये क्या करेगा, ब्लड वेसल का कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जिससे क्या हुआ, ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया उस इंसान के अंदर। मतलब इमरजेंसी कंडीशन हो गई, जिसको हम बोलते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोलते, वो आ गई। तो उस केस में बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो नॉर्मल वाली मेडिसिन तो काम नहीं आएगी। तो उसमें हम जो ड्रग देते हैं वो क्या देते हैं, पेंटोलामाइन देते हैं। तो आपको याद रहना चाहिए चीज रिएक्शन के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस पेंटोलामाइन है, या फिर पूछे क्लोनिडीन विड्रोवल के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी, तो पेंटोलामाइन है। तो ये आपको याद। नेक्स्ट जो क्लास है उस इनहिबिटिंग सेंट्रल सिंपैथेटिक आउटफ्लो। तो सेंट्रल का मतलब हुआ सेंट्रल सिस्टम से। तो सेंट्रल सिस्टम जिसके ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ से जो सिंपैथेटिक न्यूरॉन सिस्टम है उसमें क्या होता है, वो पहले सिस्टम जानते हैं वो कैसे वर्क करता है। तो एक अमीनो एसिड होता है जिसका नाम होता है टायरोसिन। तो सबसे पहले उसका अपटेक होता है, फिर ये टायरोसिन कन्वर्ट होता है डोपामिन, फिर डोपामिन वेसिकल के अंदर जाके नॉन एड्रेनालिन बनाता है, फिर नॉन एड्रेनालिन रिलीज होता है, फिर वो अल्फा और बीटा 1 रिसेप्टर के थ्रू एक्शन देता है उसमें, जैसे कि ब्लड वेसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन है और किडनी के अंदर रेनिन रिलीज और हार्ट के अंदर हार्ट बीट बढ़ा देगा, जिससे कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो ये हमें सिस्टम पता चल गया सेंट्रल सिंपैथेटिक सिस्टम का। अब हमें क्या किया कि हमें इस सिस्टम को रोकना है, तो इसको रोकने के लिए कौन कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है वो जानेंगे। तो जैसे कि टायरोसिन के अपटेक के लिए जो ड्रग यूज़ की जाती है, इसके अपटेक को रोकने के लिए जो ड्रग यूज़ की जाती है उस ड्रग का नाम है मी टायरोसिन। पहली ड्रग है ये। इसके बाद ये डोपा से डोपामिन बनता है। अब ये डोपामिन वेसिकल के अंदर अपटेक हो रहा है, तो ये जो अपटेक हो रहा है वेसिकल के अंदर, तो उसको अपटेक को रोकने के लिए जो ड्रग यूज़ की जाती है उसका नाम है रेज़ेपिन। तो ये रेज़ेपिन तो प्लांट ड्रग है जो एंटीसाइकोटिक में भी यूज़ की जाती है, तो आप इसको याद रखना। इसके बाद जो तीसरी ड्रग है जिसका नाम है ग्यूनाथेडीन। तो ये जो ग्यूनाथेडीन क्या करती है, इसको थोड़ा इसका मैकेनिज्म एक्शन देखते हैं। ये नॉन एड्रेनालिन वेसिकल के अंदर बैठा है। अब जैसे क्या वेसिकल से पहले ही, जैसे कि यहाँ ये जो एरिया है जो न्यूरॉन का साइटोसोल, तो
यहाँ पे बहुत सारा जो एंजाइम रहते हैं जिसका नाम है मोनोअमाइन ऑक्सीजनेज, और भी एंजाइम रहते हैं जिस नॉन एड्रेनलिन को मेटाबॉलिज्म करते हैं इसका। तो ग्यूनाथिरीन क्या करेगी, खुद वेसिकल के अंदर चली जाएगी, ड्रग जी वाली ग्यूनाथिरीन इस वेसिकल के अंदर जाएगी और नॉन एड्रेनल को बाहर भेजेगी। जैसे नॉन एड्रेनल बाहर आएगा तो माओ क्या करेगा, इसका मेटाबॉलिज्म कर देगा। जैसे माओ ने मेटाबॉलिज्म किया तो ये जो नॉन एड्रेनल है वो यहाँ पे ही मेटाबॉलिज्म का सारा हो गया, तो ये बाहर तो रिलीज ही नहीं हो पाएगी। तो ग्यूनाथिरीन आपको याद रखनी है। इसके बाद जो सेंट्रल सिंपैथेटिक आउटफ्लो में एक और ड्रग आती है जिसका नाम है अल्फा-2 एगोनिस्ट। तो इसके बारे में आपको अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर में भी पढ़ा चुका हूँ। जैसे ड्रग है क्लोनिडीन, तो क्या करेगी, अल्फा-2 को स्टिमुलेट करेगी, जिससे क्या होगा, जैसे अल्फा-2 स्टिमुलेट हुआ तो इनका रिलीज रुक जाएगा, तो ये रिलीज इनहिबिट हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरी ड्रग है जिसका नाम मिथाइल डोपा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिथाइल डोपा एक ड्रग है जो अल्फा-2 स्टिमुलेटिंग करती है। तो आई होप कि आपको सेंट्रल सिंपैथेटिक के आउटफ्लो को रोकने वाली जो ड्रग है उनके नाम पता चल गए, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता चल गए। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में जानेंगे। तो जितनी भी सेंट्रल सिंपैथेटिक आउटफ्लो वाली ड्रग है ये क्या करेगी, इनहिबिट इन पूरे सिस्टम को, तो ये आपको पता चल गया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसके बाद जो मिथाइल डोपा ड्रग है वो क्या करेगी, फॉल्स न्यूरोट्रांसमीटर बनाती है। ये क्या करती है, मिथाइल नॉन एफिनेफ्रिन बनाती है। नॉर्मल केस में नॉन एफिनेफ्रिन बनता है, बट ये क्या करेगी, मिथाइल डोपा है ये क्या करेगी, उस डोपा जो उस साइकिल के अंदर था उसकी जगह खुद चला जाएगा मिथाइल डोपा, फिर वहाँ जाके मिथाइल नॉन एफ्रिन बनाएगी। इसी को रॉन्ग या फॉल्स न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, तो ये आपको याद रखना है। और जी मिथाइल डोपा इसका एक साइड इफेक्ट है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इसका साइड इफेक्ट है हीमोलाइटिक एनीमिया। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि जब किसी को एनीमिया हो गया है उस केस में मिथाइल डोपा ड्रग नहीं दी जाती। इसके बाद ये जो मिथाइल डोपा ये प्रेगनेंसी में सेफ ड्रग है। जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें हम मिथाइल डोपा दे सकते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस है मिथाइल डोपा प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर, ठीक है। इसके बाद एक और लाइन मैंने लिखी है, जब हम डिसकंटिन्यू करते हैं क्लोनिडीन को तो ये क्या करेगा रीबाउंड हाइपरटेंशन। तो मैंने आपको ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि क्लोनिडीन को जैसे हम एकदम से रोकेंगे तो ये क्या करेगा, विड्रावल सिम्टम देगा, जिससे हाइपरटेंशन बढ़ जाएगा। इसीलिए वहाँ ड्रग हमने कौन सी दी जाती है वो मैंने आपको पीछे बताई थी, आपको याद रखनी है। इसके बाद है रिजरपेरिन। ये यूज की जाती है एंटी साइकोटिक में, बट इसका एक साइड इफ़ेक्ट है वो है डिप्रेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट आपको याद रखना है। तो ये सारा हमने पढ़ लिया सेंट्रल सिंपैथेटिक आउटफ्लो के बारे में, कौन सी ड्रग कैसे इनहिबिट करती है वो सब हमने पढ़ लिया। अभी तक हमने डाययूरेटिक के बारे में अच्छे से पढ़ा, बीटा ब्लॉकर, एसी इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर के बारे में पढ़ा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के बारे में पढ़ा, अल्फा ब्लॉकर और इनहिबिटिंग सेंट्रल सिंपैथेटिक आउटफ्लो के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों जो बची हुई क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे, और भी कुछ एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है जो स्ट्रक्चर है ड्रग के उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो।